हेलो स्टूडेंट। हेलो मॉलिक्यूलर बेसिस आपके इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 9 है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। इसके पहले बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, यही है। इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बाकी सब ओवर इस चैप्टर में। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में चलिए पढ़ते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है ह्यूमन के अगर प्रेजेंट डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस्ड सीक्वेंसेस को खोजना। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक गोल है। पूरे उसके अंदर कितने बेसेस हैं उसके अंदर जानना, कहाँ पे इंटरेक्शन होता है, म्यूटेशन होता है, किससे कौन सी डिजीज होती है, इसके बारे में पता चलता है। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम के प्रोजेक्ट अगर इसे कंप्लीट करने के बाद क्या लाभ होता है, क्योंकि जो जेनेटिकल डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर, उसको ठीक करने में मदद करता है। पता चल जाता है किस नंबर पर आप क्रोमोसोम, किस पे जीन पे कौन सा डिफेक्ट है जिसके कारण कौन जो डिजीज हो रही है। तो ये इसका लाभ होता है। चलिए पढ़ते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा इन्फॉर्मेशन है और इसमें कुछ नहीं है, पूरा इन्फॉर्मेशन है, डाटा इन्फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत समझने वाली चीज़ है तो आ जाएगा समझ में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 1990 में, कंप्लीट हुआ 2003। टोटल 13 साल लगे, 13 ईयर। 1990 में लॉन्च हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ। स्टडी किया 24 क्रोमोसोम पे, जिसमें 22 ऑटोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम। जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 AB1 है, AB1 है, A2 है, A2 है, A3 है, A3 है, ऐसे ऐसे 23 पेयर। 23 3 बार 23 जाता है 23। तो ये जो आपस में क्रोमोसोम होते 22 तक जाते, 22। तो जैसा पहला वाला क्रोमोसोम है वैसे, क्योंकि ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो जीन इसमें यहाँ प्रेजेंट होती है उसमें भी यहाँ होती है, क्योंकि जो उनको लोकस सेम होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंदर जीन का लोकस सेम होता है, इसलिए इसमें सिर्फ 1 नंबर वाला एक ही पढ़ेंगे, 2 नंबर वाला एक ही पढ़ेंगे, इसमें से एक एक क्रोमोसोम। तो 22 ऑटोसोम वाला ले लिए, 2 सेक्स क्रोमोसोम वाला ले लिए, कि जैसे में एक्स वाला है और ये वाई वाला है। फीमेल के अंदर एक एक्स है तो एक वाई है, तो एक्स वाला तो 2 हो जाएगा, तो एक एक्स वाला छोड़ दे रहे हैं, ये वाई है। तो 23 इस एक्स वालों को भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये भी इस एक्स वालों को नहीं पढ़ने की जरूरत है मेल में, क्योंकि ये भी मदर से ही आओगे तो सेम होगा। तो एक पढ़ने 23 और एक बार पढ़ने 24। 22 ऑटोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम स्टडी किया। 1990 में लॉन्च हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ। और एक क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का जो सीक्वेंसिंग है 1 मई 2006 में कंप्लीट हुआ। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, क्रोमोसोम फर्स्ट का सीक्वेंसिंग
कंप्लीट हुआ 1 मई 2006 में। क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुआ 1 मई 2006 में। ठीक है। 1990 में लॉन्च हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ, 13 साल लगे और 24 क्रोमोसोम पे स्टडी हुई, 22 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम। जीनोम का मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुआ 1 मई 2013 में 2006 में। क्रोमोसोम फर्स्ट का सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुआ 1 मई 2006 में। इतना नोट करें। इस हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर जो बेस पेयर थे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर या 3 बिलियन बेस पेयर, इतने बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करना था। और एक बेस पेयर सीक्वेंस करने में $3 खर्च आता था। $3। तो पूरे बेस पेयर को हमें 3 बिलियन अगर बेस पेयर को अगर खोजना है, सर्च करना है, सीक्वेंसिंग करना है तो आएगा $9 बिलियन। एस्टिमेटेड कॉस्ट था एक बेस पेयर करने के $3 जब एप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर 3 मिलियन बेस पेयर है तो 3 मिलियन बेस पेयर के लिए $9 बिलियन एस्टिमेटेड कॉस्ट खर्चा पड़ती। ऐसे खर्चे को उठाने के लिए कौन कौन से कंपनियां सबसे पहले आए और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना खर्चा, इतना साल का वक्त, तो इसे कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट। नोट करें। उन्नीस सौ 1990 में शुरू हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ, पूरे 13 साल लगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। और एक क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का सीक्वेंसिंग तो 1 मई 2006 को कंप्लीट हुआ। 1 मई 2006 को हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम स्टडी किया, 24 क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम। ओके। एक बेस पेयर को सीक्वेंसिंग करने में $3 खर्चा आ रहा है, जबकि 9 बिलियन बेस पेयर है तो 9 बिलियन 3 बिलियन बेस पेयर हैं तो $3 एक पेयर है तो $3 बिलियन पे $9 बिलियन का खर्चा आ रहा है। कौन कौन सी कंपनियां जो फाइनेंशियल ग्रुप में जो रुपया खर्च करने में सबसे पहला आया वेलकम ट्रस्ट या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट, यूके वेलकम ट्रस्ट, और चाइना, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इतनी सारी कंट्री है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड हो रहा था। और इसमें जो मेजर पार्टनर था यूके वेलकम ट्रस्ट, मेजर पार्टनर यूके वेलकम ट्रस्ट जो था मेजर पार्टनर था। चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट जो मेजर पार्टनर, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान और अदर्स बहुत सारे
अब इतने सारा सीक्वेंसिंग करने के बाद कहाँ इसको स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज के लिए इन्होंने क्या व्यवस्था की, जो कि फेल हो गया उसमें स्टोरेज नहीं होता, बाद में अगर खोजना बहुत दिक्कत होती, इन्होंने क्या किया, 1000 लीटर का एक पेज और वैसे वैसे 1000 पेज की एक बुक, 1000 लीटर का 1000 लीटर का एक पेज, ऐसे ऐसे 1000 पेज का एक बुक और ऐसे ऐसे 3300 बुक, इनके डाटा को स्टोरेज करने के लिए ऐसे ऐसे 3300 बुक की जरूरत पड़ती थी। एक पेज हो इसके अंदर 1000 लीटर आए, ऐसे ऐसे बुक जो एक हो उसके अंदर 1000 पेज हो और ऐसे ऐसे 3300 बुक की जरूरत पड़ती उन डाटा को स्टोरेज करने के लिए। अगर मान लो सीक्वेंसिंग कर भी लेते हैं और पूरे डाटा को स्टोरेज कर लें तो किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को खोजने के लिए कि किस नंबर ऑफ क्रोमोसोम या किस नाइट्रोजन स्पेस में दिक्कत हो खोजना पड़ता तो बहुत ही कठिन टास्क हो जाता, बहुत ही डांटिंग टास्क हो जाता। तो इसलिए इसको नहीं लिया गया। तो इसके क्षेत्र में एक कंप्यूटेशनल डिवाइस सर्च आप स्कोप ऑफ न्यू सर्च एरिया नया स्कोप आया जिसको हम नया कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज कर सके, तो उसके अंदर एक आया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नया नया सॉफ्टवेयर डेवलप करके कंप्यूटेशनल एरिया जो स्कोप ऑफ न्यू सर्च एरिया था उसको लाएंगे, जिसके अंदर पूरे डाटा को एक कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज करके रखा है, जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेटिक्स मतलब इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक न्यू स्कोप ऑफ सर्च एरिया, एक कंप्यूटेशनल डिवाइस को सर्च किया गया जो स्कोप का नाम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो सबसे पहले पढ़ लिया कि शुरू कब हुआ, ख़त्म कब हुआ, कितने साल लगे, कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट आया, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये सब देख लिया। कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन से देश उसमें पार्टिसिपेट किए इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसके गोल्स क्या थे, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आज लगभग इन्होंने डाटा लगाया कि लगभग 20,000 से 23,000 जीन होंगे जिसे हम आइडेंटिफाई, पता नहीं था कितने जीन हैं। गोल्स ऑफ अपनी तरफ से अप्रोक्सीमेट है। पहला होता है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई 20,000 to 23,000 जीन्स, 20,000 से 23,000 जीन को आइडेंटिफाई करना और इसे सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर। दूसरा सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर था ना इतना सेपरेट सेट के अंदर, तो वही 3 बिलियन बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करना दूसरा गोल था। तीसरे नंबर का जो गोल था स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन। पहला आइडेंटिफाई करना 20,000 से 23,000 जीन्स को, दूसरे नंबर सीक्वेंसिंग करना 3 बिलियन बेस पेयर को, तीसरे नंबर पे उसको
सीक्वेंसिंग करने पर उसको इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना एक डाटाबेस। चौथे नंबर पे इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। टूल्स मतलब सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें जिसको डाटा को एनालिसिस करें। टूल्स मतलब सॉफ्टवेयर। इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के लिए कुछ सॉफ्टवेयर को डेवलप करें। ये गोल्स हुआ। 4 गोल्स आइडेंटिफाई 20,000 23,000 जीन सीक्वेंसिंग में 3 बिलियन बेस पेयर स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटा बेस। इसी दोनों के लिए एक तो बायो इंफॉर्मेटिक्स है, एक स्टोरेज करने के लिए, एक इम्प्रूव करने के लिए आया था बायो इंफॉर्मेटिक्स। 5वें नंबर पे है ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर, जैसे इंडस्ट्री में। अब इसको जानकारी लेने के बाद, इतने सीक्वेंसिंग करने के बाद, मतलब अगर गोल्स बना रहे थे कि अगर सबको सीक्वेंसिंग करनी 3 बिलियन बेस पर, उसको हम इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे नया नया मेडिसिन, नए नए स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसी की यूज हो रहा है। तो ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर, जैसे इंडस्ट्री। और सबसे लास्ट में आता है 6वां एड्रेस, ELSI। इसका फुल फॉर्म है एथिकल, लीगल, सोशल इशूज। इतना सब कुछ करने पर एथिकल, लीगल, सोशल, सामाजिक रूप से किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक और लीगली, एक कानूनी तरफ से ऐसा करें कि इस पर सोशली किस पर नुकसान नहीं होना चाहिए। एथिकल, लीगल, सोशल इशूज। 6 गोल्स थे। पहला आइडेंटिफाई 20,000 to 23,000 जीन। दूसरे नंबर पर 3 बिलियन बेस पेयर को सीक्वेंस करना, उसको एक डाटा बेस में उनके स्टोरेज करना, फिर उसको एनालिसिस के लिए टूल्स को इम्प्रूव करना। उसके बाद इतना करने के बाद उसे अदर सेक्टर जैसे इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र करना। और इतना करने में किसी को नैतिक, कानूनी तरफ से किसी को नुकसान हो, उसके लिए कानून बनाया गया, एथिकल, लीगल, सोशल इशू। ऐसे में अच्छा इतना नोट करिए। अगले नंबर पे 2 मेथड थे इनको सीक्वेंसिंग करने के लिए। 2 मेथडोलॉजी दिए थे एनसीईआरटी में। पहला 2 मेथडोलॉजी, पहला है EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। दूसरे नंबर सीक्वेंस एनोटेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, तो डीएनए के अंदर मान लो डीएनए बना कुछ पार्ट नॉन फंक्शनल, नॉन कोडिंग
और कुछ पार्ट कोडिंग डीएनए में होता है। नॉन कोडिंग तो 80% में 2% ही कोडिंग होता है। और ये सब आगे की बात है। नॉन कोडिंग और कोडिंग पार्ट थे, इसमें उसको हम सीक्वेंसिंग करेंगे। जो पार्ट कोड करके mRNA, RNA और RNA से प्रोटीन, मतलब जो एक्सप्रेस होगा, इसमें सीक्वेंसिंग हम उसी का करेंगे दैट एक्सप्रेस्ड RNA, जो RNA के रूप में एक्सप्रेस होगा उसे हम सीक्वेंसिंग करेंगे। मतलब जो एक्सप्रेस होगा सीक्वेंस एनोटेशन में जो पार्ट कोडिंग होगा, जो RNA में एक्सप्रेस होगा उसे कोड करेंगे, जबकि सीक्वेंस एनोटेशन एक ब्लाइंड अप्रोच था। ब्लाइंड अप्रोच जिसके अंदर कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को सीक्वेंसिंग मिलाएंगे, इसलिए इसे ब्लाइंड अप्रोच कहते हैं। सीक्वेंस एनोटेशन कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस करेंगे, जबकि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, जैसा कि नाम में दिया है एक्सप्रेस, तो जो एक्सप्रेस होकर RNA में कन्वर्ट होगा उसी को सीक्वेंसिंग किया जाएगा। अच्छा, मान लो कि डीएनए सीक्वेंसिंग करना है, डीएनए को लिए, तो डीएनए का अमाउंट बहुत कम है और उसे सब साइंटिस्ट में देना है जिसे वो सीक्वेंसिंग कर पाए। तो उसका नंबर बढ़ाने के लिए डीएनए का अमाउंट बढ़ाने के लिए बहुत कम है, डीएनए का अमाउंट बहुत कम है, इसका अमाउंट बढ़ाने के लिए दो वेक्टर का प्रयोग करके बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये है वेक्टर, ये बायोटर्मिनोलॉजी पढ़ने मिलेगा। वेक्टर बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल, ये है वेक्टर। इसके अंदर डीएनए को डाल के एक होस्ट के अंदर, जैसा कि नाम में दिया बैक्टीरिया एज ए होस्ट और ईस्ट एज ए होस्ट, अगर उसके अंदर हम डाल दें डीएनए को, इसका एम्पलीफाई करा लें, मतलब अमाउंट को बढ़ा लें, उसके बाद सब साइंटिफिक, अगर अमाउंट कम हो तो वेक्टर यूज करके बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज करके बैक्टीरिया में डाल के इसके नंबर को एम्पलीफाई करा लें, ईस्ट के अंदर डाल के ये होस्ट की तरह काम करें, होस्ट डाल के इनके नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो पूछ लिया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर किन दो वेक्टरों का यूज किया, तो बैक और एग, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल। तो मेथोडोलॉजी थी जिसके अंदर हम यूज किए एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में उसे हम सीक्वेंसिंग करेंगे जो एज ए RNA एक्सप्रेस होगा, और सीक्वेंस एनोटेशन या उसे कहेंगे ब्लाइंड अप्रोच, जिसमें नॉन कोडिंग और कोडिंग दोनों को सीक्वेंसिंग करेंगे। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कोडिंग नॉन कोडिंग, उसमें दोनों को हम सीक्वेंस करेंगे। अगला नंबर पे आया था एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक सैंगर साहब। सैंगर साहब ने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग बताया, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग, फ्रेडरिक सैंगर। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग, सैंगर। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस। इन्होंने एक चीज और बताया था, ये सैंगर साहब ने एक चीज बताया था कि प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड कैसे अरेंज होते हैं, प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड कैसे अरेंज होते हैं उसके बारे में सैंगर साहब ने बताया। जबकि एक चीज और बताया था कि ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग, इसमें क्या होता है कि मशीन है, मशीन के अंदर यहाँ से डीएनए डालते हैं और यहाँ कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई देता है। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग सैंगर साहब ने बताया। ठीक है, अगले नंबर पे इतना सब खोज लेने के बाद उसका साइलेंट सब कुछ ओके हो गया, अब आएगा साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। साइलेंट फीचर
मतलब सब कुछ खोज लेने के बाद साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने देखा कि 1990 में लॉन्च हुआ था, 2003 में कंप्लीट हुआ, 13 साल लग गए, और 1 मई 2006 को क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। एक बेस पेयर को सीक्वेंसिंग करने में $3 की जरूरत पड़ी, जबकि टोटल 3 बिलियन बेस पेयर है, उसको कमेंट करने में $9 बिलियन लगेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट। वेलकम ट्रस्ट जापान, जर्मनी, चाइना, फ्रांस जैसे कंट्री उसमें कंट्रीब्यूट किए, पार्टिसिपेट किए। वेलकम ट्रस्ट यूके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इतने सारे देश मिलकर उसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने में कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद आया गोज। अच्छा, स्टडी किए 24 क्रोमोसोम पे, 22 ऑटोसोम थे और 2 सेक्स क्रोमोसोम। जीनोम का मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्रोमोसोम को दोनों में होमोलॉगस होते हैं। एक जैसा फर्स्ट नंबर वाला क्रोमोसोम होमोलॉगस, जो जैसा पहला है उसका होमोलॉगस भी सेम वैसा ही होगी, इसलिए क्रोमोसोम को पढ़ने की जरूरत। उसके बाद हमारे पास कोर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके नंबर पहले हमने पढ़ा 20,000 से 23,000 जीन को आइडेंटिफाई करना, फिर 3 बिलियन बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करना, फिर उसे स्टोर करना डाटाबेस, फिर उसे एनालिसिस करना, इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। अगले नंबर पे ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर, जैसे इंडस्ट्री में उसे ट्रांसफ़र करना। और छठे नंबर पे एड्रेस द एथिकल लीगल सोशल इश्यूज, मतलब ये सब करने में कोई सोशली लीगली मतलब नैतिक रूप से कानूनी रूप से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद पढ़ा 2 मेथड, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में उसी को हम सीक्वेंसिंग करेंगे जो एज ए आरएनए जो एक्सप्रेस होगा। सीक्वेंस एनोटेशन में नॉन कोडिंग कोडिंग को दोनों सीक्वेंस करेंगे। एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक सेंगर साहब, जिन्होंने प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड कैसे अरेंज होते हैं वो भी बताया था, इसमें बताया ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। इतना हमने बता दिया। अब आएंगे साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। साइलेंट फीचर ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला साइलेंट फीचर था 3164.7 मिलियन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड या बेसेस को सीक्वेंसिंग करना। न्यूक्लियोटाइड या बेसिस। दूसरे नंबर पे एवरेज जीन साइज, मतलब ये कि क्रोमोसोम के अंदर कितना जीन लगभग रहता है। तो एवरेज साइज ऑफ जीन 3000 बेसिस 3000 बेसिस। अब आता है लार्जेस्ट जीन और स्मॉलेस्ट जीन। लार्जेस्ट जीन स्मॉलेस्ट जीन। लार्जेस्ट जीन के अंदर 2.4 मिलियन बेस पेयर थे। लार्जेस्ट जीन के अंदर 2.4 मिलियन बेस पेयर थे, जो एक क्रोमोसोम नंबर एक्स पे है, क्रोमोसोम नंबर एक्स। और ये जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन जीन, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाती है, ये मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करती है। जबकि स्मॉलेस्ट जीन जो थी 14 बेस पेयर की थी, क्रोमोसोम वाई पे 14 बेस पेयर, क्रोमोसोम वाई ए मिली स्राइजीन तो है नहीं, इधर लेकिन लिखा स्राइजीन। मतलब पहले नंबर पे 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस का, उसके बाद एवरेज साइज ऑफ जीन 3000 बेस है।
में लार्जेस्ट जीन 2.4 मिलियन बेस पेयर का था, स्मॉलेस्ट जीन 14 बेस पेयर का। लार्जेस्ट में सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन जीन, स्मॉलेस्ट में SRY जीन। तीसरे नंबर बताया गया कि 99.9% जो DNA था सेम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल पीपल मतलब ह्यूमन में, और 0.1% से डिफर करता है। जबकि इसे न्यूक्लियो बेस पेयर में देखा गया तो 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर निकला, और 0.1 मतलब डिफर करता 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर, जबकि 99.9% DNA सेम। ओके, नोट करिए। मतलब पूरा सब कुछ करने के बाद जो साइलेंट फीचर है, मतलब इसे उपलब्धि, मतलब ये सब पता चलेगा। ह्यूमन के अंदर 3164.7 बेस रखता है। एवरेज साइज ऑफ जीन 3020 का। लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन जो 2.4 मिलियन बेस का था। स्मॉलेस्ट जीन 14 बेस पेयर का। अगले नंबर पे 99.9% DNA सेम इन ऑल पीपल, जबकि 0.1 बेस पेयर डिफर करता है। और उसे बेस पेयर निकालेंगे तो 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर। आगे चलें, 4 और है साइलेंट फीचर। फोर्थ नंबर पॉइंट में, मोर देन 50% जीन फंक्शन अननोन, मतलब 50% से ऊपर जीन ऐसे जिनका फंक्शन ही नहीं पता है। मोर देन 50% जीन फंक्शन अननोन। और टोटल जब पहले देखा गया तो बता रहे थे 20,000 से 23,000 अप्रॉक्स जो जीन होंगी, जब गोल्स डिसाइड करे थे इतना जो होंगी। जबकि अब टोटल जीन जो एक्यूरेट निकली 30,000 टोटल जीन 30,000 जीन। छठे नंबर पे मोर देन 98% डू नॉट कोड एनी प्रोटीन, less than 2% कोड प्रोटीन। मोस्ट जीन रखने वाले, जो मैक्सिमम जीन रखने वाले क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1। और फ्यूएस्ट जीन रखने वाली क्रोमोसोम नंबर Y। मोस्ट जीन और फ्यूएस्ट जीन
क्रोमोसोम नंबर 1 मोस्ट जीन रखने वाली है, क्रोमोसोम नंबर 1 फ्यूएस्ट जीन रखने वाली है। 1 पे 2968 जीन, और फ्यूएस्ट पे 231 जीन। इस प्रकार से साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, और पूरा ह्यूमन का तो निकाला ही सीक्वेंसिंग तो किया है। इसके बाद नॉन ह्यूमन मॉडल भी उन्होंने नॉन ह्यूमन के अंदर भी सीक्वेंसिंग कर ली, जैसे राइस के अंदर आर्बियोटेरिस सिनोरेबिट्स एलिगेंस एक नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, ड्रोसोफिला के अंदर बहुत सारे एंगियम के अंदर नॉन ह्यूमन मॉडल में उन्होंने खोजा साइलेंट। इस प्रकार ही खत्म होता हूँ।